बीजेपी जो है वो 36 बिरादरियों की पार्टी है, इसलिए ये कांग्रेस का गढ़ ना होकर बीजेपी की गढ़ और कर्मस्थली है। स्टेट लेवल पर बीजेपी को देख के चीफ मिनिस्टर ने 36 समुदाय का समुचित विकास का हरियाणा का कार्य किया है। अभी राज आया नहीं है, वोटिंग रिजल्ट निकले नहीं है, इन्होंने लोगों की दुकानें बंद, व्यापारियों की दुकानें बंद कराने की धमकी दे दी है। रोहतक में काम करवाए गए उन कामों में के पीछे मंशा करप्शन कमीशन की थी। राज्य सरकार के अंदर वही सरकार होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो विकास के अंदर बाधा नहीं आएगी। हरियाणा में चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। हर कोई पार्टी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हम हर विधानसभा जाकर आपको एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, मगर इस बार बीजेपी भी यहाँ से बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है। ऐसे में मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो रोहतक की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं। इनसे जानते हैं, साहब ये तो कांग्रेस का गढ़ है, यूँ कहते बीजेपी का बड़ा मुश्किल है यहाँ। देखिए, ये कहना कि ये कांग्रेस का रोहतक कांग्रेस का गढ़ है, ऐतिहासिक भूल होगी, क्योंकि ये कर्मस्थली रही है रोहतक डॉक्टर मंगल सैन जी की, कभी सेठ किशन दास जी की। आज की डेट के अंदर इसको ये कहना कि ये कांग्रेस का गढ़ है, निश्चित तौर पर एक भूल होगी, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो लगभग सारे विधानसभा जो हैं वो बराबर कभी कांग्रेस कभी बीजेपी जीती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। दूसरा कि रोहतक विधानसभा 36 बिरादरियों का निवास स्थान है और बीजेपी जो है वो 36 बिरादरियों की पार्टी है, इसलिए ये कांग्रेस का गढ़ ना होकर बीजेपी की गढ़ और कर्मस्थली है। एक आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप प्रदेश में जब जाते हैं तो कहते हैं हुड्डा साहब ने कुछ काम नहीं किए, और फिर प्रदेश में ये कहते हैं कि जो काम करे रोहतक में कर दिए, और रोहतक में आप पूरी तरह से फिर कहते हैं कि नहीं यार कुछ काम ही नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि डबल माइंडेड राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहना दो स्तर पर है। राज्य स्तर पर अगर हमारे नेता ये कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही ज़िले पे ध्यान दिया है और एक ही समुदाय पे ध्यान दिया है, तो राज्य स्तर पर वो सच है। लेकिन जिला स्तर के ऊपर आपको लगता होगा कि ये गलत है, लेकिन जिला स्तर पर मैं बतौर रोहतक निवासी ये कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं, उन काम के पीछे एक रिश्वतखोरी भी वजह रही है। जो रोहतक में काम करवाए गए उन कामों में के पीछे मंशा करप्शन कमीशन की थी। इस वजह से रोहतक के अंदर काम करते हुए दिखे भी, और इन्होंने अपनी सीट को पक्का करने की नीयत से बाकी सारी जो स्टेट है उसको इग्नोर कर दिया, ताकि रोहतक के अंदर ये अपने बेटे के लिए सीट पक्की कर सके। वरना खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से क्यों हारते, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से क्यों हारते? क्योंकि इन्होंने जो काम किए, जो 36 बिरादरी को इग्नोर किया, उसका ये इन्होंने फल भुगता, और ये सारा कार्य है। इसी वजह से आपको लगता है कि हमारे जो द्विअर्थी बात निकलती है वो राज्य स्तर पर है और जिला स्तर पर। लेकिन अगर हम रोहतक विधानसभा के पूर्व एमएलए मनीष जी का कार्य देखें तो उन्होंने 36 बिरादरियों का काम किया है, उन्होंने कभी एक समुदाय का काम नहीं किया। स्टेट लेवल पर बीजेपी को देख के चीफ मिनिस्टर ने 36 समुदाय का समुचित विकास का हरियाणा का कार्य किया है, ना कि एक जिले का काम किया है। साहब उस टाइम तो लहर ऐसी थी, सारे बड़े बड़े नेता हार गए। खैर, ये पर्ची खर्ची वाला कॉन्सेप्ट क्या है जो आप लोग कहते हो बार बार, इसे समझाओ। देखिए, मैं तो एक मामूली सा रोहतक का निवासी हूँ। पर्ची खर्ची जिसका आप बड़े इंटेलिजेंट पत्रकार लग रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप खोजबीन मेरे दिल से करना चाहते हैं। पर्ची खर्ची का ये है कि नौकरियां निकलती थी, पर्ची का मतलब सिफारिश, खर्ची का मतलब रिश्वत। बड़ा सिंपल है।
आप पत्रकार हैं, आपको तो समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। आप बेहतर समझा रहे थे ना, इस वजह से मैंने सोचा आपसे समझवा दूं। नहीं, पत्रकार चौथा स्तंभ है। वकील या एक आम वोटर कभी स्तंभ नहीं बन सका। तो आप बेहतर समझा सकते हैं कि पर्ची और खर्ची का क्या मतलब। रोहतक में तो खंबा गाड़ी दोगे आप एक। भगवान सुख रखे, रोहतक में तो क्या, हरियाणा में गड़ेगा। हरियाणा में तो गड़ा हुआ है, रोहतक में उखाड़ के अपना वाला गाड़ना है ना। हम प्रयासरत हैं और हम सनातनी हैं, भगवान से डरकर बोलते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेकर कार्य कर रहे हैं और उनकी कृपा रही तो हम जरूर सफल होंगे। तो सब ये नॉन स्टॉप बीजेपी का बिना ब्रेक आ रही है फिर। आपको मैंने अभी पिछले बात में ये कहा, ठीक है, मैंने कहा आप ये देखिए कि लोगों ने भयभीत होना महसूस कर लिया है और लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अभी राज आया नहीं है, वोटिंग रिजल्ट निकले नहीं है, इन्होंने लोगों की दुकानें बंद, व्यापारियों की दुकानें बंद कराने की धमकी दे दी है, जिले छोड़ने की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, नौकरियां बांटनी शुरू कर दी हैं। लोगों के अंदर भय फैल गया है कि अगर दोबारा कांग्रेसी सरकार जैसे पहले थी अगर आ गई तो क्या माहौल होगा, क्या कानून व्यवस्था होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा और क्या हमारा हालत होने जा रही है। वो डर चुके हैं। इस डर के कारण उनको मालूम है उनका जो लाइफ है, उनका जो व्यापार है, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो किस गवर्नमेंट के तहत सेफ है। दूसरा, लोग समझदार हैं कि अगर नीचे राज्य सरकार के अंदर वही सरकार होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो विकास के अंदर बाधा नहीं आएगी। हिमाचल तेलंगाना वाला हाल नहीं होगा, कर्नाटका वाला हाल नहीं होगा कि जहां सैलरी के लिए पैसे ना हो, जहां पर इन्होंने झूठे वादे किए और आज महिलाएं तड़प रही हैं, तरस रही हैं और चौंक गई हैं कि जो किए हुए वादे थे राहुल गांधी जी के, उनको निभाने के लिए अब लोग आएंगे। तो इसको देखकर हरियाणवी बड़े दिमाग रखते हैं, बहुत कम बोलकर बहुत कुछ करके दिखाते हैं। इसी बिना के ऊपर मैं कह रहा हूं कि नॉन स्टॉप तीसरी बार बीजेपी सरकार और रोहतक में भी, हरियाणा में भी और सेंटर में भी चौमुखी विकास होगा। ये लोग, हरियाणवी लोग याद रखते हैं, बड़े समझदार हैं। आपको लगता है कि किसान आंदोलन याद रख रखा है इन्होंने, पहलवानों के साथ व्यवहार याद रख रखा है? अपना सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूँ इन्हें, आपको लगता नहीं कि ये किसान आंदोलन भी याद रखेंगे और पहलवानों के साथ हुआ व्यवहार भी याद रखेंगे? देखिए, किसान का मतलब खेती, खेती का मतलब मेहनत कशी और उसका ये, किसान का मतलब कुछ लोगों का समूह नहीं। तो जो किसान है उसको अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुसीबतों से मतलब है, अपनी फसल से मतलब है। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां पर 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। कोई कांग्रेसी नेता ये बता दे उनकी किसी स्टेट के अंदर इतना काम हो। तो किसान, जहां पर किसान और कमेरा वर्ग जो है वो तराजू तोल कर बैठा है, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी मेहनत से उसने रोटी खानी है, उसके घर में किसी ने रोटी नहीं देनी। तो इसलिए आप शायद अपने आप में विचलित या भ्रमित हो रहे हैं। किसान अलग हैं, जो आंदोलन चलाने वाले हैं, जो बात कर रहे हैं वो लोग, वो कुछ समूह हैं जो इस शब्द का इस्तेमाल करके सारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। अगर आज भी किसान वर्ग, कमेरा वर्ग तराजू के ऊपर तोल कर देख लेगा कि किसकी सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर कि कांग्रेस सरकार के अंदर कितना भ्रष्टाचार और कितना शोषण हुआ है, तो वो अपने आप सही जगह पे वोट डाल लेगा। और ये गुटबाजी वाला फैक्टर चलता है क्या? किसकी गुटबाजी? ये तो आपने बताया ही नहीं। कि गुटबाजी तो कर मेरे दोस्तों की गुटबाजी
या किसी और की सभ्य समाज से तो आप भी आते हैं। आपके ये शैलजा, ये मुख्यमंत्री का चेहरा ना होना, ये बीजेपी को फायदा करता है या इसे जनता किस रूप से लेती है? नहीं सर, मैं तो ये कहूँगा, ये वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब ये समाज तो सारे अंदरूनी मामले खुद खींच लेते हैं। ये अब सामाजिक मामला हो गया। मैं सारे हरियाणवियों को का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए, इतिहास उठाइए कि कैसे भजनलाल जी का परिवार का विघटन कर दिया एक ही व्यक्ति ने, कैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह को तहस नहस कर दिया एक ही व्यक्ति ने, कैसे किरण चौधरी जी का सत्यानाश कर दिया गया एक ही व्यक्ति के व्यवहार ने, कैसे अशोक तंवर जी का मुंह बांह टांगे तोड़ दी, दलित समाज का नाश कर दिया। ये अकेला उदाहरण नहीं है। आज आप बड़ौदा चले जाइए, वहां पर नरवाल इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, वहां के जाके लोगों से पूछिए वो कौन से समुदाय के हैं, वो क्या कहते हैं कि इन बाबू बेटा ने तो ये समझ लिया कि सारा का सारा समुदाय इनकी जागीर है। सारे सोनीपत के अंदर यही बात चल रही है कि इनका जिसका भी मन करता है ये समझते हैं कि हम जहां पर अपनी जुत्ती फेंक देंगे उसके पीछे वोट पड़नी शुरू हो जाएंगी। ये गलत है। इन्होंने विघटनकारी काम किया है, कांग्रेस का भी नुकसान किया है, नष्ट किया है, परिवार के परिवार नष्ट किए हैं, जिला स्तर पर भी नष्ट किया है। हमारे यहाँ पर लोकल माननीय सुभाष बत्रा जी का, कृष्ण मूर्ति हुड्डा का, कैसे जीता हुड्डा का राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया। तो ये सिर्फ यही है कि इनके बगीचे में सिर्फ एक ही फूल होना चाहिए। मैंने शब्द फूल का इस्तेमाल किया है, इसके भी द्विअर्थी मीनिंग है, जिसका जो मन करे वो निकाल ले। एक जाते जाते हरियाणा के युवाओं को, रोहतक के वासियों को कोई संदेश आप देना चाहे 5 तारीख के लिए कि वोट सब करें जरूर? खास तौर पर मैं अपने उन युवाओं को संदेश देना चाहता हूं जिनको राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये डंकी सिस्टम चालू हो गया है और हरियाणा से ये पलायन कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी है। मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी से कि आपका नाना, पड़नाना, दादा, बाप सारे विलायत में क्यों पढ़े? हिंदुस्तान में पढ़ने को नहीं था? आप नौकरी दीपेंद्र जी यूएसए करने क्यों गए जबकि आपके पिता यहाँ पर एमपी थे? आपको क्या यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता था? और क्या वजह कि वो युवा वहाँ की नौकरी तब छोड़ के आया जब उसका पिता सीएम बन गया और उसके लिए एक सीट एमपी के लिए रिजर्व कर दी। ये कांग्रेसियों का युवाओं का मार्ग भटकाने की बात है। आज अगर युवा अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपनी एडवांसमेंट के लिए वहाँ जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, तो ये उनकी मर्जी है। व्यवसाय चुनना, व्यापार चुनना ये अपना मौलिक अधिकार है। गवर्नमेंट हर एक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। क्या बेरोजगारी की व्यवस्था 70 साल में कांग्रेस का राज रहा उन्होंने ख़त्म कर ली, जो हमने मोदी जी ने 10 साल में ख़त्म करने के लिए ये कर रहे हो और वो प्रयासरत तो है? तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, अपनी अंतरात्मा में सोचिए, जहाँ से जो आवाज़ आए उसी को वोट कर दीजिए। आपका देश, आपका प्रदेश, आपका यौवन, आपका भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, आप उसको वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी के वक्ता हमारे साथ थे जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बीजेपी के विचारों को रखा है और ये चुनावों को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। ये तो 8 तारीख को तय होगा किसकी सरकार बननी है, मगर रोहतक की फाइट देखने लायक होगी। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ केशव पांचाल,